Hello, psychology people. Welcome back. We are doing chapter 2 Methods of Inquiry in Psychology, and the topic for today is Steps in Conducting Scientific Research. क्या steps होते हैं scientific research को conduct करने के लिए? Now, science की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साइंस में जो मैटर करता है वो ये मैटर नहीं करता कि साइंस क्या इन्वेस्टिगेट करती है, जबकि ये मैटर करता है सबसे ज़्यादा कि कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम साइंटिफिक मेथड से इन्वेस्टिगेट करते हैं दैट इज़ व्हेन वो चीज़ साइंस के अंडर आ जाती है। तो यहाँ पर हाउ की बात हो रही है, विच मीन्स साइंटिफिक मेथड्स की बात हो रही है। जब हम साइंटिफिक मेथड्स की बात करते हैं तो जब हम स्टडी करते हैं कोई भी इवेंट या कोई भी फिनोमिना, तो हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला कि वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सेकंड सिस्टमैटिक रिसर्च होनी चाहिए, थर्ड टेस्टेबल मैनर में होनी चाहिए, मतलब उसको टेस्ट कर सके। ऐसा नहीं आपने कोई भी रिसर्च का टॉपिक ले लिया जिसको रिसर्च कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर मेथड्स नहीं है उसको रिसर्च करने के लिए। सो इट हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबल। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? नाउ ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट कि दो पर्सन अगर इंडिपेंडेंटली स्टडी करें एक ही इवेंट को, एक ही टॉपिक को, एक ही रिसर्च के टॉपिक को, अगर दो लोग इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें देन मोर और लेस उनको सेम कंक्लूजन पे आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी का सिंपल सिंपल मतलब है कि उसमें सब्जेक्टिविटी यानी कि आपकी अपने बिलीफ सिस्टम जो आप मानते हैं वो एग्जाम्पशंस उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने और आपके फ्रेंड ने डिसाइड करा टू मेजर अ लेंथ ऑफ अ टेबल। एक टेबल है और उसका लेंथ आपने डिसाइड करा कि मेजर करेंगे मेजरिंग डिवाइस से। अगर आपके और आपके फ्रेंड दोनों के पास जो मेजरिंग टेप है वो सही है, एकदम टेम्पर्ड नहीं है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं से उसमें कोई कट नहीं है और प्रॉपर सेम इंचेस का है, सेम लेंथ का है, और फिर आप उस टेबल को मेजर करें और आपका फ्रेंड मेजर करे, तो मोर और लेस अगर आपको मेजर ठीक से अगर आपने किया है तो आप सेम ही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सर्वे करना चाहते हैं कि एज एज यू नो कि आजकल लोग एज अ पेट कैट्स भी रखते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग अब कैट्स रखने लगे हैं और डॉग्स इतना पसंद नहीं करते, लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये आपका परसेप्शन है, इसमें कोई ठोस सबूत के साथ आप नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसी टॉपिक को लेकर अगर आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने पेट्स रखे हैं, आप उनका सैंपल कलेक्ट करेंगे, उनसे रिसर्च करके पता लगाएंगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन डॉग रखना पसंद करती है या कैट, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च है क्योंकि आपने एक सही मायनों में रिसर्च करने के बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं लोग कैट ज़्यादा रखना पसंद करते हैं या डॉग ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बिना रिसर्च किए बोल रहे हैं कि नहीं कैट ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, तो वो सब्जेक्टिविटी है, उसमें कोई वो साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे बात नहीं हो रही है। आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ जो कि है सिस्टमैटिक। ना सिस्टमैटिक का क्या मतलब है कि सिस्टम से की जानी चाहिए रिसर्च। रिसर्च के कोई प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं और उसी के तरीके से हम जो है सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो स्टेप्स फॉलो करने में। सो स्टेप नंबर 1 होता है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। नाउ कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब है किसी कंसेप्ट की फॉर्मेशन। ठीक है, किसी कंसेप्ट को फॉर्म करना। तो पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम डिसाइड करोगे कि आप किस प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर डेटा को स्टडी करोगे और उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल लगा के आपके पास कोई कंक्लूजन आएगा और उस कंक्लूजन के बेसिस पे आप अपनी रिसर्च, आपने जो डिसाइड करा था वो सही है कि नहीं वो बताओगे। अगर तो आपकी रिसर्च जो आपका हाइपोथेसिस था उससे मैच नहीं करती, तो आप वापस से जो है ये स्टेप्स दोहराएंगे और अपनी रिसर्च करेंगे या फिर अब उसके हिसाब से अपनी थ्योरी चेंज करेंगे। ना कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम का मतलब क्या है? रिसर्चर जब भी है, हम जब रिसर्च बिगिन करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो हमारे पास कोई एक थीम होती है जिस थीम पे हम रिसर्च करते हैं, या हमारे पास कोई टॉपिक ऑफ स्टडी होता है जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी देखा था। देन रिसर्चर अपना नैरो करता है फोकस और डेवलप करता है एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन।
आप अपनी रिसर्च को के टॉपिक को एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट में लेकर आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे। नाउ दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिसर्चेस, जिसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब इस टॉपिक पे अगर पहले भी किसी ने रिसर्च करी है तो आप उस रिसर्च को उठाते हैं, उसमें देखते हैं क्या कमियां थी जो कि आपकी रिसर्च में अब नहीं होनी चाहिए, और इस टॉपिक पे रिसर्च कितनी हुई है, क्या पॉपुलेशन सैम्पल साइज पे हुआ है, ये सब चीज़ें आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पास्ट रिसर्च के थ्रू चेक करते हैं। ऑब्जर्वेशंस होती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। आपके हो सकता है कि आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों तो आपको लगता है नहीं मुझे ये इसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है बिकॉज ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, या आपने कोई सोसाइटी में कुछ ऑब्जर्व ऐसा किया हो कि आपको लगता है कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है क्योंकि मैंने तो ऐसे ही होते हुए देखा है, तो मुझे इस बात पे रिसर्च करनी है क्या ये सच में ऐसे ही होता है या मैंने दो चार केसेस ऐसे देख लिए तो मैं उस बेसिस पे अपना एजम्पशन मैंने बना ली कि नहीं ये दुनिया तो ऐसे ही चलती है या ऐसे ही होता है। तो आप रिसर्च में जो भी आप टॉपिक उठाते हैं पहले आप उसका पास्ट में रिसर्च उस टॉपिक पे हुई है, किन लोगों ने की है, किस सैम्पल पॉपुलेशन पे की है, इंडिया में रिसर्च हुई है या इंडिया के बाहर रिसर्च हुई है, ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसके बाद अपनी एक कंसेप्ट एक प्रॉब्लम का बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम पिछले एग्जाम्पल में भी देख रहे थे, ये आपकी जैसे बुक में दिया हुआ है कि एक रिसर्चर इंटरेस्टेड थे स्टडी करने के लिए हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की क्या हैबिट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी ना जिसमें सारी हैबिट्स हों जो आपको लगता है कि एक टॉपर में ये हैबिट्स होती हैं, जो लोग टॉप करते हैं एग्ज़ाम या जो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करते हैं वो ये हैबिट आपके हिसाब से आपको लगता है कि फॉलो करते होंगे। एंड देन उसके बाद आप उस पर रिसर्च करेंगे कि कितना सही है और कितना गलत। और सेकेंडली आप ये भी डिसाइड करेंगे कि जो स्टडी हैबिट्स हैं वो क्लास में कैसे पढ़ाई करते हैं उस पर फोकस करके आप रिसर्च करना चाहते हो या वो घर पे कैसे पढ़ाई करते हैं उस पर फोकस करके करना चाहते हो। तो ये सारे जो सवाल हैं कि कंसेप्चुअलाइजेशन में आते हैं, मतलब हम पहले अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं बिहेवियर को लेकर और एक्सपीरियंसेस को लेकर लोगों के, जिन पे हम रिसर्च करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर। सबसे पहले तो हम अपना बिहेवियर समझना चाहते हैं, इसलिए हम रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि हाउ डू आई फील एंड बिहेव व्हेन आई एम इन स्टेट ऑफ जॉय और ग्रीफ, यानी कि जब मैं खुश होता हूँ या दुखी होता हूँ तो मैं किस तरीके से क्या फील करता हूँ, कैसे बिहेव करता हूँ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जब उनको बहुत दुख होता है तो वो शट डाउन हो जाते हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल लॉक ही कर लेते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर। कुछ लोग होते हैं जो जा जा के सबसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम। तो ये डिफरेंस ऑफ बिहेवियर क्यों है, तो हम कैसे बिहेव करते हैं पहले उसको समझना, अपने एक्सपीरियंसेस को समझना कि जो हमें एक्सपीरियंस हुआ वो क्यों हुआ, हमने उस चीज़ को उस नज़र से क्यों देखा जैसे हमने देखा, हम अगर चीज़ें भूल जाते हैं तो क्यों भूल जाते हैं। तो पहले अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। फिर सेकंड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर, मतलब दूसरे लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल अभिनव इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अंकुर। क्या अंकुर अभिनव से या अभिनव अंकुर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हम कभी भी अपना काम टाइम पे कर ही नहीं पाते, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। क्या किसी को अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है या छुड़ाया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग क्रॉनिक इलनेस से सफ़र करते हैं उसके बाद भी मेडिकेशन नहीं लेते। सो ये कुछ सवाल हैं जो हमें हेल्प करते हैं दूसरे के बिहेवियर को समझने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब कि एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल लेवल पे ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है, ग्रुप में जो जैसा बिहेवियर हो रहा है इंडिविजुअल भी वैसा ही बिहेव करने लगता है अंडर द इन्फ्लुएंस, या हम चूज़ करते हैं कि डिफरेंटली बिहेव करना। सो ऐसा क्यों होता है कि वाई डज रहीम स्पेंड मोर टाइम मीटिंग पीपल देन डूइंग हिज वर्क, ठीक है, कि ऐसा क्यों है कि रहीम को ज़्यादा दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है रादर देन कि वो अपने काम पे फोकस करे। वाई डज द साइक्लिस्ट परफॉर्म बेटर व्हेन ग्रुप साइकिलिंग जब हो रही होती है देन जब वो अकेले। तो ऐसे क्यों होता है कि हम जब अकेले साइकिल कर रहे हैं तो हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं।
तो ग्रुप का इन्फ्लुएंस इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर पे होता है। अब बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर की। ग्रुप बिहेवियर मतलब कि जैसे सारे ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं हम भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। अगर कोई रिस्क टेकिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व है तो उसके साथ आप भी वैसे ही बन जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप आपके फ्रेंड सर्कल में कोई किसी ने क्लास बंक करी, तो आपको मन नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो भी आप उस रिस्क में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं ग्रुप जो है हमारे बिहेवियर को जैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो इसको स्टडी करती है साइकोलॉजी। देन फिफ्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेसफुल, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या करती है कि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसको स्टडी करते हैं। ये ज़्यादातर स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, उनके अंडर आता है ये टॉपिक। हाउ कैन एन एम्प्लॉयर, जो कोई भी एम्प्लॉयर है वो कैसे मोटिवेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को टू अचीव द मंथली टारगेट्स। तो ये सब प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुलाइज करने में मदद करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, एक बार आपने प्रॉब्लम डिसाइड कर ली कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, देन द रिसर्च जो है उसका एक टेंटेटिव आंसर भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मान लो जैसे हमने कोई भी टॉपिक लिया था, अगर आपने उस टॉपिक के अंडर रिसर्च करनी है तो उसका कुछ ना कुछ टेंटेटिव आंसर जो आपको लगता है, मतलब एक एजम्पशन, ठीक है, एक एजम्पशन आप एज्यूम करके चलते हो कि जैसे कैट्स और डॉग्स वाला एग्जांपल था कि एज अ पेट लोगों को कैट ज़्यादा रखना अब पसंद है, या स्टिल पीपल लाइक कि वो डॉग ही प्रेफर करते हैं ओवर कैट। अगर आप इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो आपके पास कहीं ना कहीं एक आंसर है जो आपको लगता है कि सच है। ठीक है, आपको मान लो लगता है कि नहीं अभी भी लोग डॉग ही प्रेफर करते हैं, कैट्स ठीक है लोग रखते हैं लेकिन प्रेफरेंस फिर भी डॉग की है। तो हम एक आंसर ऑलरेडी मान के चल रहे हैं, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। कि मेरा हाइपोथेसिस रिसर्च का ये कहता है कि चाहे लोग कैट रख रहे हैं लेकिन अभी भी प्रेफरेंस डॉग की है। ठीक है, अब मान लो मैं इस पर रिसर्च करती हूँ, इसके बेसिस पे मैं सैम्पल कलेक्ट करूँगी, एविडेंस कलेक्ट करूँगी, चाहे मैं लोगों के इंटरव्यू लूँ, चाहे मैं उनसे पूछूँ कि अगर आपको चांस मिले पेट रखने का तो आप क्या प्रेफर करोगे। जिन्होंने पेट रखे हैं मैं उनको ऑब्जर्व करूँगी कि उन्होंने कैट रखी है या डॉग रखा है, कितने लोगों ने डॉग रखा है। ठीक है, इस तरीके से मैं अपनी हाइपोथेसिस की जो है टेस्टिंग करूँगी। और उस टेस्टिंग के बाद जब मैं अपना सैम्पल कलेक्ट कर लूँगी, रिसर्च कंडक्ट कर लूँगी, फिर अपने सैम्पल पे जितने लोग आए उस हिसाब से देखूँगी, और उसके बाद हम जो मेरा हाइपोथेसिस है या तो ट्रू होगा। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या था, जो मैंने माना, यानी कि जो मैंने एज्यूम करा था वो मेरा हाइपोथेसिस था। मैंने ये माना था कि अभी भी लोग डॉग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैट से। तो अगर तो यही बात सच निकली मेरे रिसर्च में तो मेरा हाइपोथेसिस ट्रू है इसका मतलब। लेकिन अगर जो मैंने माना था वो सच नहीं निकला और उसके उल्टा ही रिजल्ट निकला कि नहीं लोग कैट्स ज़्यादा रखने लग गए हैं और डॉग्स नहीं प्रेफर करते अब, तो इसका मतलब मेरा हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अब आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेटर द टाइम स्पेंट चिल्ड्रन इन व्यूइंग वायलेंस, हायर द डिग्री ऑफ एग्रेशन। अब एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने बोला कि जितना बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें और इस तरीके की फ़ाइट्स, जैसे WWE वगैरह फ़ाइट्स बच्चे देखते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें देखने में, ऐसे प्रोग्राम्स देखने में उतना ही ज़्यादा उनका अग्रेशन होता है। ठीक है, जितना वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं, फ़ाइट्स ज़्यादा हैं, WWE रेसलिंग टाइप्स, जिस इस तरीके के स्पोर्ट्स देखते हैं तो उतना ही डिग्री ऑफ एग्रेशन उन बच्चों में, वो ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। ये एक मेरा रिसर्च का टॉपिक है। नाउ अभी इस रिसर्च को या तो रिसर्च ट्रू होगी, ये मेरा हाइपोथेसिस है। ठीक है, या तो ये रिसर्च के बाद ट्रू होगा या तो रिसर्च के बाद ये फॉल्स होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सैम्पल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे, ऐसे बच्चों से बात करेंगे जो टीवी पे ज़्यादातर इस तरीके के सीरियल्स या प्रोग्राम देखते हैं, फिर उनके पेरेंट्स को इंटरव्यू करेंगे कि इनका एग्रेशन, लेवल ऑफ एग्रेशन हाई है या लो है। ठीक है, कंपेयर करेंगे उन बच्चों को ऐसे बच्चों के साथ जो टीवी पे इस तरीके के सीरियल्स या इस तरीके की फाइटिंग वाले ज़्यादा कार्टून्स या मूवीज़ नहीं देखते, और उनका गुस्से का लेवल क्या है,
और उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करके अपनी रिसर्च को या तो ट्रू साबित करेंगे या तो फॉल्स साबित करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ रिसर्च इज डन। सेकेंड पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये बात कर रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन की। ठीक है, डेटा कलेक्शन के लिए अगर आपने जब टॉपिक डिसाइड कर लिया कि आपको रिसर्च करना है, तो उसके बाद आपने डेटा जो कलेक्ट करना है, जो आपने अपना सैम्पल कलेक्ट करना है, तो आप उसको भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो उसको बोलते हैं हम रिसर्च डिज़ाइन, जो कि एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है हमारी पूरी इंटायर रिसर्च का, कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं। शुरू से लेके आखिर तक हम चीज़ें प्लान करके रखते हैं और फिर उस पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वर्क करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे रिसर्च के में जो हमने करनी है उसके पार्टिसिपेंट्स क्या हों, कौन होंगे। ठीक है, अगर हमने मान लो पेट वाली रिसर्च करनी है या ये जो बच्चों पे रिसर्च करनी है, तो जो बच्चों का एज ग्रुप है, वो हम एज ग्रुप क्या लेने वाले हैं वो हम पहले से डिसाइड करेंगे कि हम 5 साल तक के बच्चे या 5 से 10 साल तक के बच्चे लेने वाले हैं, 15 साल तक लेने वाले हैं, तो हम एज डिसाइड करेंगे, मतलब पार्टिसिपेंट डिसाइड करेंगे। मेथड क्या होगा, अब मैं इंटरव्यू करूँगी उनके पेरेंट्स को, एक एक पेरेंट्स से सवाल पूछूंगी, या मैं कोई क्वेश्चन तैयार करूँगी उनको देने के लिए जिस पे वो टिक करके आंसर कर सकते हैं। तो मेरा मेथड क्या होगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो मेथड्स में आ जाएगा। इसी तरीके से टूल्स में क्या यूज़ करने वाली हूँ, क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं हम डेटा कलेक्शन के लिए। सो ये सब चीज़ें हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। तो हमारे जो नेचर है, जो हमारा स्टडी का नेचर है, मतलब जिस तरीके की हम स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके की रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि चिल्ड्रंस होंगे हमारे स्टडी में पार्टिसिपेंट्स, एडोलेसेंट्स होंगे, एडोलेसेंट्स मतलब टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स, मैनेजर्स वो लोग लेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च करेंगे, क्लिनिकल पेशेंट्स होंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे, या फिर किसी ग्रुप पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हम किसी ग्रुप को पे लेंगे या इंडिविजुअल पर्सन पे रिसर्च करेंगे। और ये रिसर्च के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें हम जो है पहले से हमें डिसाइड करके रखनी होती है। नाउ मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो मेथड्स में है डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है कि ऑब्जर्व करना। ठीक है, कि अगर किसी बच्चे का अगर बच्चों में ज़्यादा एग्रेशन है, मान लो मैं कह रही हूँ कि 5 से 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें आजकल एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मुझे ये एग्रेशन ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन होता है कि मैं उनको देखूंगी, एक सेटिंग में ऑब्जर्व करूंगी, चाहे स्कूल में ऑब्जर्व करूं या प्लेग्राउंड में ऑब्जर्व करूं। तो इस तरीके से वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, वेयर यू आर जस्ट दूर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट मेथड ज़्यादातर लैब में कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये लैब में ज़्यादातर कंडक्ट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड्स मतलब कि लैब में मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा कोई पेन एंड पेपर वाला टेस्ट है या कोई और टेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉपर सेटअप चाहिए, तो लैब में सेटअप चाहिए, तो लैब रिसर्च हो गई। कोरिलेशन मेथड होता है जब हम दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्रेशन का रिलेशन विद जो ऐसे WWE या इस तरीके के जो सीरियल्स देखते हैं बच्चे, उनका और एग्रेशन का बच्चों में कोई रिलेशन भी है आपस में, या नेचुरली कुछ बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और कुछ बच्चे सबमिसिव होते हैं। तो ये चीज़ नेचुरली है या जो हम देखते हैं उसका असर पड़ता है, ये चीज़ अगर मुझे देखनी है तो इसका मतलब मैं दो चीज़ों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रही हूँ। मैं दो चीज़ों के बीच में, उनके बीच में कोई रिलेशन है भी कि नहीं, मैं वो देखना चाह रही हूँ। उसको बोलते हैं कोरिलेशन मेथड। केस स्टडी। अब केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में आपको एक पर्टिकुलर केस लेते हैं और शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ उसी पर्टिकुलर केस को स्टडी करते हैं, और जितनी उनकी फाइल्स होगी उस केस से रिलेटेड या उस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आप वो सब इकट्ठा करेंगे। और ये ऑलरेडी डन चीज़ें होती हैं, मतलब किसी ने ऑलरेडी रिसर्च किया होगा और उनके केस पे सब कुछ कलेक्टेड होगा डेटा, तो आप उसको स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर का केस ले लेंगे आप, किसी एक बच्चे का, और उस बच्चे के सिर्फ उसी इंडिविजुअल के, उसी बच्चे के ऊपर पूरा स्टडी करेंगे। पूरा केस आपका वही होगा, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में नहीं हो रहा। टूल्स की अगर बात करें, जो हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं वो है इंटरव्यू स्केड्यूल। इंटरव्यू स्केड्यूल मतलब वन ऑन वन इंटरव्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, लोगों से बात करके उनसे ओपिनियन जान सकते हैं उनकी। ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल मतलब वही ऑब्जर्वेशन मेथड है।
क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस बनाते हैं। आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से क्वेश्चनेयर जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनेयर्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है, वो क्वेश्चनेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और कई बार हम अपना जो है क्वेश्चनेयर रिसर्च में बनाते भी हैं फॉर द डेटा कलेक्शन। नाउ प्रोसीजर में क्या आ गया, जो रिसर्च कर रहा होता है वो ये भी डिसाइड करता है कि टूल कैसे एडमिनिस्टर करे जाएंगे। मतलब किसी एक जने पे एडमिनिस्टर करना है वो टूल, या किसी पूरे ग्रुप को अगर स्टडी करें तो पूरे ग्रुप पे वो चीज़ अप्लाई करनी है। एंड दिस इज फॉलोड बाय द एक्चुअल डेटा कलेक्शन। उसके बाद आता है ड्राइंग कंक्लूजन। अब हमने जब सैम्पल कलेक्ट कर लिया, हमने प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज भी कर लिया, डिसाइड कर लिया हमने कैसे पढ़ना है, कौन हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्या मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे, क्या टूल्स अप्लाई करेंगे, और हमने अपनी रिसर्च ये सब लैब में करनी है कि ऑब्जर्वेशन करना है, ये सब जब डिसाइड करने के बाद हम रिसर्च करते हैं, तो ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद फाइनली जो है हम अपने डेटा जो भी हमारे पास गैदर होता है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई होती है, उसको हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाकर, मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से। नाउ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स होते हैं। जैसे आप मैथ्स में, आपने 10th तक जब मैथ्स पढ़ी तो आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ऐसी स्टैट्स भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जिसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ी होती है। ऐसे ही यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं और फिर उस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है। क्योंकि कम से कम आप मान लो आपके रिसर्च के पार्टिसिपेंट 100 लोगों पे आपने रिसर्च करी, अब 100 लोगों का डेटा एनालाइज करने के लिए कुछ तो आपको मेथड चाहिए ना, कैसे एनालाइज करोगे कि 100 लोगों में रेशियो किस चीज़ का ज़्यादा हाई आ रहा है। तो वो करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये हम कर सकते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। आपने 10th तक तो ये इतनी बेसिक मैथ्स तो पढ़े जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं, जिसमें ग्राफ में बार ज़्यादा हाई होता है तो हमें पता होता है कि यहाँ पे ज़्यादा रेशियो है, ठीक है। पाई चार्ट डायग्राम्स हो गए, बार डायग्राम्स हो गए, एक्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हो गई, ये सब चीज़ों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा पाई चार्ट डायग्राम्स के थ्रू जो है रिसर्च जो कंडक्ट हुई होती है उसमें आता है। मान लो आपने न्यूज़पेपर पे ही रिसर्च करना है कि कितने लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं और कितने लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, कितने लोग नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि एक एक ऐसा सर्कल सा बना होता है और उसमें पाई चार्ट्स होते हैं ना, ऐसे डायग्राम्स बने होते हैं कि 14% लोग इसको प्रेफर करते हैं, रेस्ट ऑफ द 15% इसको प्रेफर करते हैं, 26% इसको प्रेफर करते हैं, इस तरीके से। तो उनको बोलते हैं पाई चार्ट डायग्राम्स। ये सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो जो 10th तक की बेसिक मैथ्स है वो, और कुछ ऑफ कोर्स रिसर्च लेवल पे जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो भी हम सीखते हैं। और दिस इज़ हाउ वी डू आर रिसर्च। और उसके बाद हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस जो था वो सही था या नहीं, कि ठीक है। वो हमें रिसर्च से, इनसे टूल्स से हमें पता चलता है। बेसिकली जो हम टूल्स लगाते हैं वेरीफाई करने के लिए लगाते हैं अपने हाइपोथेसिस को, कि हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स। लास्ट में हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप, रिविजन, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। जो भी हमारा रिसर्च का कंक्लूजन निकल कर आता है, उसको अगर हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है तो हम उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने बोला था कि ऐसे बच्चे जो ज़्यादा वायलेंस देखते हैं टेलीविज़न पे, उनमें एग्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मान लो रिसर्च में ये निकल कर, अगर तो रिसर्च के दौरान यही हाइपोथेसिस निकल कर आता है कि हाँ ये बात सच है कि जो ज़्यादा वायलेंस देखते हैं टीवी पे, ऐसे बच्चों में एग्रेशन हाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा हाइपोथेसिस कंफर्म्ड है। फिर तो मुझे अपनी थ्योरी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसे ही आया रिज़ल्ट। लेकिन मान लो कि अगर रिज़ल्ट इसका उल्टा आता है, मतलब ऐसा ये सच नहीं है कि जो कंक्लूजन है वो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है जो वायलेंस ज़्यादा देखते हैं उनमें एग्रेशन होता है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है सच है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हुआ, जो मैंने एक्चुअल हाइपोथेसिस बनाया था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ, वो उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस केस में क्या होगा, इस केस में एक नया कंक्लूजन आया और इस हिसाब से फिर एक नई थ्योरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और वही ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब मेरी थ्योरी मेरे को रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा तो रिजल्ट नहीं आया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सच हुआ है। और ऐसा करके फिर हम उसको थ्योरी को वेरीफाई करेंगे
फॉर द फ्यूचर रिसर्च के लिए। फ्यूचर उस टॉपिक पे अगर किसी और को भी रिसर्च करनी हो तो फिर वो हमारे रिसर्च को देख सकता है कि उसमें क्या कमियां थी या क्या था, और फिर आगे फर्दर रिसर्च कर सकता है। तो इस तरीके से जो सारे रिसर्च के टॉपिक्स हैं, जो सारी रिसर्च है, वो इसी तरीके से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, किसी ने कोई रिसर्च करी होती है, आप उस टॉपिक पे, अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद है, आप वो टॉपिक लेते हैं, फिर उस टॉपिक का रिव्यू करते हैं लिटरेचर का कि इस पे पहले किसी ने रिसर्च करी है कि नहीं, उन्होंने क्या कैसे स्टडी करा, क्या सैम्पल साइज था, क्या टूल्स थे, क्या पॉपुलेशन थी, किन सेटिंग्स में करी। ठीक है, तो इस तरीके से और फिर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं सेम टॉपिक पे, वो गैप्स फिल करने की कोशिश करते हैं। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। इफ़ दिस लेक्चर, अगर कोई भी आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी दिया है, आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।